नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। गृह मंत्री अमित शाह के नाम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक फर्जी लेटर लिखा गया और नुपुर शर्मा को Z+ सुरक्षा देने की बात इस लेटर में कही गई। तुरंत ही मामले की जांच शुरू हुई और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि ये चिट्ठी फर्जी है। वहीं डीजीपी ने भी तुरंत एक्शन के लिए उत्तराखंड STF को निर्देश दे दिए हैं। मामले की जांच शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर गंभीरता दिखाई। सीएम धामी ने साफ कहा कि ऐसे मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और दोषियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। एक फेक पत्र जो है सोशल मीडिया में वायरल किया गया और इसलिए उस पर FIR दर्ज कर दी गई है। STF द्वारा विवेचना की जा रही है। थैंक यू। एक फेक लेटर वाला इश्यू सर आज आया जिसमें गृह मंत्री के नाम से और आपने उसमें आदेश दिए, कितनी गंभीरता से आपने लिया? नहीं, वो हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और उसकी साइबर सेल जांच कर रही है और हमने तत्काल जो है उसमें कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड बजट सेशन का दूसरा दिन, हालांकि कई मुद्दों पर शांतिपूर्वक चर्चा हुई इस सत्र में, लेकिन चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष की तैयारियां नाकाफी नजर आई। नतीजा कई मौके ऐसे आए जब विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होता हुआ नजर आया। बजट सेशन के दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई और प्रश्नकाल की शुरुआत में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे की डिटेल मांगी। संसदीय कार्य मंत्री इसका सीधा जवाब नहीं दे पाए और बाद में अधिकारियों के नोट दिए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के सवालों से बाहर निकल पाए। विपक्ष के CNG बसों की खरीद के सवाल पर परिवहन मंत्री चंदन रामदास भी फंस गए। चंदन रामदास ये नहीं बता पाए कि CNG बसों की खरीद पर विभाग का कितना पैसा खर्च हुआ। प्रश्नकाल में या नियम 58 के अंतर्गत जो भी प्रश्न आए, सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और सरकार जवाब देने में अक्षम दिखाई दी। निश्चित रूप से होमवर्क नहीं है या सरकार जवाब देने से बचना चाहती है। दरअसल एक सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री ने बताया कि निगम को आज तक 595 करोड़ का लॉस हुआ है। इसे पाटने के लिए निगम की बसों में विज्ञापन, कोरियर सेवा और CNG लगाने का काम किया जा रहा है। CNG बसों से अभी तक निगम को 3 करोड़ की इनकम हो चुकी है, लेकिन बसों को CNG में कन्वर्ट करने में निगम का कितना खर्च हुआ, चंदन रामदास ये नहीं बता पाए। हमने आय बढ़ाने के संसाधन करे तो उन्होंने पिन पॉइंट ये पूछ लिया कि CNG का कितना हुआ और कोरियर का। मैंने तीनों को उनको बता दिया था कि 3 करोड़ रुपया आय इससे हुई है, कई और चीजों से भी आय हो रही है, मैंने उनको बता दिया था। सेशन में विधायक रवि बहादुर ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं, विधायक वीरेंद्र कुमार ने बेरोजगारी, विधायक भुवन कापड़ी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की CBI से जांच कराने और विधायक हरीश धामी ने पिथौरागढ़ में सेना और ग्रामीणों के बीच बनी गतिरोध का मुद्दा भी उठाया। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रामनगर में रेलवे स्टेशन होने के बावजूद राजधानी देहरादून के लिए आज तक सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। इसके चलते कुमाऊं से राजधानी देहरादून आने के लिए लोगों को बसों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन भविष्य में अब ये रेल सेवा शुरू हो सकती है। काशीपुर से विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने बजट सत्र में रामनगर देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा न होने को लेकर सवाल पूछा। सरकार ने लिखित जवाब में कहा कि केंद्रीय रेल मंत्रालय को इस संबंध में 2018 से अब तक 3 बार पत्र लिखा जा चुका है। यदि भविष्य में रेल सेवा शुरू होती है तो इससे कुमाऊं मंडल से राजधानी देहरादून आना जाना आसान हो जाएगा। आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था और विपक्ष ने चारधाम यात्रा के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि सरकार ने कहा कि चारधाम यात्रा में सब कुछ ठीक है। 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 20 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियों की वजह से 169 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी मुद्दे पर विपक्ष ने सब काम रोककर चर्चा की मांग की। काम तो नहीं रोका गया, चर्चा जरूर हुई और विपक्ष के नेताओं ने पर्यटन समेत कई विभागों पर अव्यवस्था और लापरवाही का आरोप लगा दिया।
निश्चित रूप से आस्थाओं पर चोट हुई है। कुप्रबंधन और कोई ठोस प्रभावी नीति का न होना, कोई स्पष्ट कार्य योजना का न होना और ये जाहिर करता है कि सरकार चारधाम यात्रा में पूरी तरह विफल हो चुकी है। विपक्ष ने सरकार को घेरा तो पर्यटन और दूसरे विभागों की तरफ से जवाब संसदीय कार्य मंत्री ने दिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कोई भी विभाग हो, सब गंभीरता से काम कर रहे हैं और चारधाम में रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन तक, यात्रियों से लेकर जानवरों तक के लिए डॉक्टर की व्यवस्था है और चारधाम यात्रा में अब कोई कठिनाई नहीं है। अनेकों यात्रियों से मेरी बातचीत होती है और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, वो जब वो वहां से वापसी करते हैं तो एक ही बात कहते हैं, साहब सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। यदि ये यात्री कह रहे हैं, मंत्री जी बड़ा टाइम है भाई आप नहीं, यदि ये यात्री कह रहे हैं तो आप कौन से यात्रियों से बात करें, हमारी समझ में होंगे। चारधाम यात्रा को 40 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और 20 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं, लेकिन इस बार पहले दिन से यात्रा में व्यवस्था और अव्यवस्था के मुद्दे को लेकर जारी सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा में अब श्रद्धालुओं की मौत पर बीमा की रकम मिलेगी। मंदिर परिसर में मौत होने पर 1 लाख रुपए की बीमा राशि मिलेगी। बद्री केदार मंदिर समिति ने 1 लाख का बीमा कवर देने का ऐलान कर दिया है। उधर केदारनाथ धाम में लगातार हो रही घोड़े खच्चरों की मौत मामले में अब सरकार ने कड़े कदम उठाए। घोड़े खच्चरों की मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष टीम तैयार की गई है। इसके साथ ही गौरीकुंड में घोड़े खच्चरों के लिए एक शेल्टर का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें हर दिन करीब 1200 से ज्यादा घोड़े खच्चर रुक सकते हैं। 6 मई से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में अब तक करीब 157 घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है। वहीं अभी तक करीब 9000 घोड़े खच्चरों के टेस्ट भी कराए गए, जिनमें 142 अनफिट घोड़े खच्चरों को यात्रा से वापस भेजा गया। साथ ही 102 मालिकों के चालान किए गए। पहली बार उत्तराखंड में हमने एक म्यूल मैनेजमेंट फोर्स बनाई थी, जिसमें 20 लोगों की ड्यूटी लगाई थी, जो पूरे यात्रा के रूट पे रहेंगे, जो ये देखेंगे कि पशु क्रूरता ना हो रही हो, पशुओं को पानी पिलाने के लिए समय दिया जा रहा हो, पशुओं को दौड़ा के नीचे नहीं लाया जा रहा हो। उत्तराखंड में इन दिनों ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पर सियासी गदर मचा हुआ है। एक तरफ विपक्ष सदन में सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंण के भराड़ीसैंण में सांकेतिक उपवास के जरिए सरकार पर कई सवाल उठाए और बजट सत्र को देहरादून में करने पर अपना विरोध भी जताया। हरीश रावत ने गैरसैंण में सत्र न करने को लेकर सवाल उठाए थे। उसी को लेकर हरीश रावत ने आज गैरसैंण जाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के लोगों ने बहुत ही कटु और बहुत छल वाला निर्णय है। हम इस निर्णय की भर्त्सना करते हैं, हमको ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और भराड़ीसैंण का क्या स्टेटस है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है या नहीं है तो सरकार कब भराड़ीसैंण बैठने आ रही है, इस पर जो है मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए। उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना में सरकार बदलाव करने जा रही है, जिससे प्रदेश की 35,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर्स को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। प्रदेश की बेटियों के लिए ये बड़ी सौगात होगी। अभी तक प्रदेश में बेटियों के जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई में आर्थिक मदद वाली नंदा गौरा योजना में बेटी के जन्म लेने पर 11,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। वहीं उत्तराखंड बोर्ड से पास लड़कियों को 51,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसे अब बदल दिया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर्स की पहली 2 बेटियां होने पर उन्हें योजना में जोड़े जाने की तैयारी है और उनकी बेटियों के लिए भी नंदा गौरा योजना का फायदा दिए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। आंगनबाड़ियों को सहूलियत देने के दृष्टिकोण से, उनकी बच्चियों को संरक्षण के दृष्टिकोण से एक ये विकल्प के रूप में कि उनको भी जो है इस नंदा गौरा योजना से लाभान्वित हो सके, उसका प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है। कैबिनेट में वो प्रस्ताव रखा जाएगा। जल्दी ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बेटियों को भी उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा।
राज्यपाल गुरमीत सिंह अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं, जहां सुबह जागेश्वर धाम और फिर न्याय के देवता चितई गोलू मंदिर में पूजा अर्चना की। देश के साथ उत्तराखंड की सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां आकर पर्यटकों को सुकून मिलता है। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम के साथ ही कई मंदिर हैं, जिन्हें सर्किट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। देवभूमि, तप भूमि, सैनिक भूमि और मातृभूमि हम सब की जो है उसी के आशीर्वाद से जो होता है। और दोनों ही स्थान पर समूचे उत्तराखंड भारत के लिए प्रार्थना की। और सच कहूँ तो एक रियलाइजेशन सी होती है कि किस प्रकार उत्तराखंड में देवताओं का। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने तेलंगाना में दबिश दी और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसटीएफ ने 50,000 के इनामी वसीम को गिरफ्तार किया। लंबे समय से वसीम की तलाश उत्तराखंड एसटीएफ कर रही थी। वसीम पर उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश और तेलंगाना सहित कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं और वो फरार चल रहा था। उत्तराखंड एसटीएफ ने वसीम सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कोटद्वार के कोडिया इलाके में 6 साल के मासूम से दुकानदार युवक ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बच्ची सामान लेने के लिए पास ही की एक दुकान में गई थी। इस दौरान 17 साल के युवक ने नाबालिग से छेड़छाड़ की, जिसके बाद बच्ची ने अपने घर वालों को पूरी बात बताई और परिजनों ने थाने में जाकर अपनी शिकायत दे दी है। कल शाम को कोडिया के पास एक कोई लड़की दुकान में सामान लेने के लिए गई थी, 6 साल की बच्ची। तो बताया कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई। तो सुबह जो है उनके द्वारा तहरीर दी गई है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ स्वेलिंग है और इस तरह से, तो अभी लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। देहरादून में ज्यादातर पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है। एचपी के पेट्रोल पंप स्टेशन में पिछले 3 दिन से गाड़ी नहीं आ पाई, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल ना मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं। जिन पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल डीजल मिल रहा है, वहां गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। हालांकि सिर्फ इमरजेंसी सेवा के लिए ही पेट्रोल डीजल मिल पा रहा है। 2 दिन पहले इसे अफवाह बताया जा रहा था, लेकिन अब वाकई में लोग परेशान हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि डिमांड के मुताबिक लौट न आने के चलते दिक्कत हुई। आ नहीं रहा पेट्रोल डीजल कुछ भी। एचपीसीएल में दिक्कत आ रही है, वैसे तो आईओसी में तो है। अच्छा, कब से हो गया है, क्या वजह? पिछले हफ्ते से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। अच्छा जी, बहुत दिक्कत हो रही है। पूरी जनता देखिए, आप परेशान है, गाड़ियाँ खड़ी हैं और इस बारे में पहले तो कहा गया कि अफवाह है। जो पेट्रोल पंप आगे देख रहे हैं कि सच में नहीं मिल रहा है, सबको परेशानी हो रही है। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारे लिए यहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा है। सिर्फ यही की हालत नहीं है, पूरी आप कहीं भी चल जाइए। अब वालों से मेरे को कल फ़ोन आया कि यहाँ पेट्रोल नहीं है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक जून लास्ट या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में मानसून देवभूमि में आ सकता है। पहले 20 तारीख से पहले मानसून पहुंचने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जून के आखिर में या जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून उत्तराखंड में सक्रिय होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश के लोगों को तपती गर्मी से गुरुवार से राहत मिल सकती है। प्री मानसून एक्टिविटी के चलते कुमाऊं मंडल में कई जगह 16 से 17 तारीख तक बारिश की संभावना है। वहीं नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश हो सकती है। प्री मानसून शावर या जो रेनफॉल एक्टिविटी है, जो इतने दिन से अभी नहीं थी, तो अब वो होंगी 15 से आगे जो है। और जहाँ तक मानसून की बात है तो उसको आने में अभी समय है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन 15 जून से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अब ये जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुए सत्र से कॉर्बेट प्रशासन उत्साहित है। यहां आने वाले पर्यटकों को जमकर बाघ के दीदार भी हुए। इसके लिए भी कॉर्बेट प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है। वहीं ढिकाला जोन के बंद होते ही अब कॉर्बेट में होने वाला नाइट स्टे भी 14 नवंबर तक बंद रहेगा।
कॉर्बेट की ढिकाला जोन भले ही सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया हो, लेकिन बिजरानी जोन 30 जून को बंद होगा, जबकि ढेला, झिरना और गर्जिया जोन साल भर खुले रहेंगे। जंगल में स्पेशली लायन टाइगर जो हमने देखे बहुत अच्छे थे, और हमारे साथ ये जो 2 ड्राइवर थे साथ में, उनका एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही लाभदायक था। इनके बिना हम कभी भी टाइगर को जो है वो ट्रेस नहीं कर सकते थे। कि बड़े दिनों के बाद, कोरोना से उबरने के बाद अगर इस साल ये कहें कि बहुत ही अच्छा टूरिस्ट सीज़न गया तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और काफ़ी दिन के बाद एक लंबे अंतराल में कोरोना में बंद रहा कॉर्बेट, और टूरिज्म एक्टिविटी को काफ़ी नुकसान हुआ यहाँ, तो उसके मद्देनज़र अगर देखा जाए तो इस साल सीज़न बहुत ही अच्छा रहा। अभी आने वाले टाइम में हमारा जैसे बिजरानी है वो 30 तक खुला रहेगा। उसके बाद हमारा जो है ढेला, झिरना, गर्जिया और एक पाकपुर, ये पूरे साल भर खुले रहेंगे। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में गरीबों के लिए खराब चावलों की भारी खेप को प्रशासन ने रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन 3 महीने बीत गए, इसके बावजूद जांच का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। आखिर ये मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। यमुना घाटी में प्रशासन ने गरीबों को दिए जाने वाले खराब चावल की खेप को पकड़ तो लिया है, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जांच का कोई खुलासा नहीं हुआ। यही नहीं, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ली गई सैंपलिंग और स्वास्थ्य विभाग की सैंपलिंग की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई, जिससे यमुना घाटी की जनता में भारी आक्रोश है। यमुना घाटी में खाद्यान्न विभाग द्वारा राशन उपलब्ध कराए जा रहे थे, वो बहुत निम्न गुणवत्ता के थे, जिसमें कि स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन से शिकायत की थी, जिसकी जांच भी हो गई। जांच में पुष्टि पाई गई कि ये घटिया क्वालिटी का चावल है, लेकिन अभी तक जांच का खुलासा पूर्ण रूप से नहीं हुआ, न दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। मार्च, अप्रैल, मई और अभी जून का महीना भी चल रहा है, तो अभी तक जांच रिपोर्ट ना आना ये बहुत ही गंभीर मामला है। यमुना घाटी में लंबे समय से घटिया चावलों की सप्लाई सरकारी गोदामों और डीलरों को दिए जाने की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद 22 मार्च को प्रशासन ने 4 ट्रकों में करीब 800 कट्टे खराब चावल की खेप पकड़ी थी, जिसके बाद 23 मार्च को खाद्य विभाग में उत्तरकाशी से देहरादून तक के अधिकारी पहुंचे। इतना ही नहीं, राइस मिल मालिक और सप्लाई ठेकेदार भी मौके पर चक्कर लगाते रहे। सब कुछ हुआ, लेकिन जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। अब अधिकारी क्या कह रहे हैं, अब जरा ये भी सुनिए। मेरा काम था, मैं यहाँ सैंपल लेकर के सैंपल मैंने आरटीओ में जमा करा दिए थे, उन्होंने उसकी टेस्टिंग कराई ऐसे को कमेटी बना करके, तो उसकी रिपोर्ट वहाँ उपलब्ध है, आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिए, उस दिन उनके भी उच्च अधिकारी देहरादून से भी आए थे और हमारे जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं वो भी वहाँ मौजूद थे, तो उसका सैम्पलिंग हुआ था और सैंपल के लिए उसे भेजा गया था लेबोरेटरी में। तो जो टेस्ट रिपोर्ट है वो अभी हमारे पास हमसे शेयर नहीं करी है विभाग ने। खराब चावलों की खेप पकड़ी गई, जांच भी हुई, लेकिन रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ, जो कई तरह के सवाल प्रशासन पर उठा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। रुद्रपुर के इंट्रा कंपनी में प्रबंधन की तालाबंदी को शासन ने पहले ही अवैध घोषित कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद श्रमिकों की ना तो कार बहाली हुई और ना ही वेतन का भुगतान। लिहाजा अब श्रमिकों के उनके बच्चों ने मोर्चा खोला और न्याय की मांग को लेकर श्रम भवन में सत्याग्रह किया। वहीं सत्याग्रह कर रहे बच्चों ने कहा कि उनके पिता को 2.5 महीने से वेतन नहीं मिला, जिस वजह से उनके स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही है। इसके साथ ही राशन खरीदने में भी दिक्कतें हो रही हैं। लिहाजा अब श्रमिकों ने न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दी है। श्रम विभाग के अधिकारी श्रमिकों को बकाया सैलरी दिलाने के लिए कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। श्रम सचिव महोदय ने लिखित में हमारे पास आ चुका है कि जो कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से तालाबंदी की गई है वो खोली जाए, लेकिन अभी तक जो रवैया शासन प्रशासन का है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है। वो क्लेम इंटाक ने हमको दे दिया है, जो कि हमको 10/6/2022 को प्राप्त हुआ है, और जिस पर हमारे द्वारा एम्प्लॉयर को फॉर्म 2 और फॉर्म 3 में जो कार्रवाई की जाती है वो 14/6/2022 को भेज दी गई है।
विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में आज स्थापना दिवस मनाया गया और बाबा नीम करौरी की धरती पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। रिपोर्ट देखिए। लंबी लाइनें, बाबा नीम करौरी के जयकारे और आस्था का ये दरबार नैनीताल के कैंची धाम में लगा है। सुबह 5 बजे से ही बाबा नीम करौरी के भक्त अपने पूज्य गुरुजी के दर्शन के लिए उमड़े हैं। 3 किलोमीटर तक लंबी लाइनों में श्रद्धालु अपनी बारी के इंतजार में हैं, चाहे वीआईपी हो या फिर आम आदमी। सभी घंटों लाइन में लगने के बाद ही महाराज नीम करौरी के दर्शन का पुण्य ले रहे हैं। तेल था वो खत्म हो चुका था, पूरियां बनते बनते तो बाबा जी ने अपने भक्तों को इशारा किया कि मेरे पास में नदी है और नदी से 2 कनस्टर पानी का निकालो और उसको कढ़ाई में डालो तो पूरियां बन जाएगी। इतनी बड़ी चमत्कारी यहाँ पर आंखों देखा हाल की है। मौका मिला है यहाँ आने का। बाबा से मन्नतें मांगी हैं, बहुत मानते हैं बाबा पे। बस बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। लगता है सुकून मिलता है बाबा के धाम? हाँ, बहुत सुकून मिलता है। In Nainital and Kenchi Dam, I feel much love and devotion, the devotion of the people, and crossing the world to be closer to Maharaji, to connect with my guru, and to experience the tradition, the spirit, to get the darshan and the blessings. हर साल 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार 2 सालों बाद मनाए जा रहे इस मेले में आस्था का सैलाब उमड़ा है। इस दौरान कोई भूखा न जाए, इसके लिए 3 दिन पहले से ही प्रसाद लाखों भक्तों के लिए तैयार किया गया है। बाबा का इसे चमत्कार ही कहेंगे कि अभी तक 1,50,000 से ज्यादा भक्त कैंची धाम के दर्शन कर चुके हैं। हमने खुद इतनी भीड़ कभी इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे कि इतनी भीड़ कभी यहाँ होएगी। तो ये बस सिर्फ बाबा, सारे जितने भी आप कारण देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, लोगों का श्रद्धा देख रहे हैं, विश्वास देख रहे हैं, कारण केवल एक ही है, बाबा नीम करौरी महाराज। नीम करौरी धाम के चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं। इस मंदिर से न सिर्फ एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब को शोहरत मिली, बल्कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को भी इसी स्थान से प्रेरणा मिली और दुनिया में कामयाबी मिली। तभी तो बाबा के भक्त आस्था की डोर से बंधकर कैंची धाम आते हैं। कहते हैं भक्ति में ही शक्ति होती है और कैंची धाम में लगी हजारों की ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है। ये बाबा का चमत्कार ही है कि बाबा अपने भक्तों को यहाँ तक खींच लाए हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।